नदी तंत्र। नदी तंत्र में है, हमने नदी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हिमालय वाला, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में गंगा नदी तंत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो मैं कुछ रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे मेन इंपोर्टेंट थी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती थी? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से जाके यह भारत में कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख में। लद्दाख में यह जास्कर और लद्दाख दो श्रेणियों के मध्य बहती है। बहती हुई गिलगित तक जाती है। गिलगित से ये यूटर्न लेती है। यूटर्न लेने के बाद में यह लद्दाख से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लद्दाख में ही गिलगित के समीप यह गार्ड्स का निर्माण करते हैं, जिसे सिंधु गार्ड कहा जाता है। उसके बाद में आती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहां से है? वेरीनाग के शेषनाग झील से। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है। तो यह थी सिंधु नदी। यह है झेलम नदी। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से किसका उद्गम होता है? झेलम नदी का जम्मू कश्मीर से। मैंने इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया था कि झेलम जो नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र है, उसकी ऐसी कौन सी नदी है जो विसर्पण का कार्य करती है? तो जो झेलम नदी है वह एकमात्र ऐसी नदी है, जो हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो विसर्पण का कार्य करती है। जहां जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की घाटी में यह बहती हुई विसर्पण का कार्य करती है। उसके बाद में आते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी दो धाराओं से निकलती है, चंद्रा और भागा। यह बारालाचला दर्रा से के समीप से निकलती है। बारालाचला दर्रा के समीप से निकलती है। आगे जाके यह चेनाब, जो चंद्र और भागा दो धारा है, वह एक धारा में परिवर्तित होकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। जो झेलम नदी है, उससे पहले मैं बताती हूँ, झेलम नदी कश्मीर में वुलर झील का निर्माण करती है। कश्मीर में वुलर झील का निर्माण करती है। फिर आगे जाके जो झेलम नदी है वो चेनाब में, पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद में देखते हैं रावी और व्यास को। यह रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है दोनों नदियां, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से, और जो चंद्र और भागा है वह भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। जो रावी नदी है वह पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी से मिल जाती है। वहीं जो व्यास नदी है वह पंजाब में जाके सतलज नदी से मिल जाती है। ये देखते हैं सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। राक्षस ताल से ग्लेशियर है,
राक्षसताल ग्लेशियर से निकलती है और यह सिक्किम दरिया के समीप भारत में प्रवेश करती है। सिक्किम के दरिया के समीप से भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद में हिमाचल होते हुए पंजाब में यह दो डैम बनाती है, भाखड़ा और नांगल। डैम का निर्माण करती हुई यहाँ आगे चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो झेलम, चेनाब, रावी और व्यास का ध्यान रखना, विशेषतः व्यास नदी सतलज में मिलती है, ना तो चेनाब में जाके मिलती है ना ही सिंधु में जाके मिलती है। यह व्यास नदी किसमें मिलती है? सतलज नदी में जाके मिलती है और आगे जाके यह भी चेनाब में सम्मिलित, मतलब यह पांचों नदियां चेनाब में सम्मिलित होती है। चेनाब में सम्मिलित होने के बाद में पठानकोट के पास में पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र जो हमने कल की क्लास में देखा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर तंत्र। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हैं। अब हम लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मानसरोवर झील के निकट से कौन कौन सी नदियां निकलती है या तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो सिंधु हो गई, सतलुज हो गई और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती हुई नामचा बरवा के तरफ, जो नामचा बरवा था मैंने बताया था कि हिमालय कहाँ से यू टर्न लेता है? नामचा बरवा से। तो नामचा बरवा के समीप से यह भी यू टर्न लेते हैं। इससे पहले इस नदी का नाम है वो सांगपो है। यह सांगपो नाम से जानी जाती है। तिब्बत से नामचा बरवा तक, नामचा बरवा से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह कौन सी, मैंने यहाँ पे दर्रा भी बताया था आपको, यांगयोक दर्रा, जिससे यह यू टर्न लेती है। फिर यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र के बाद, अरुणाचल के बाद में यह असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करने के बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम से लेके, अरुणाचल प्रदेश से लेके असम तक इसका नाम क्या रहता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? जमुना। और आगे जाके जो गंगा का नाम पद्मा है, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या रखा जाता है? पद्मा। पद्मा और जमुना जैसे सम्मिलित होकर आगे जाके मेघना का रूप ले लेती है। इसमें मेघना का रूप ये तब लेती है जब बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी इसमें सम्मिलित होती है, उसके बाद में यह मेघना का रूप ले लेती है। तो ये तो था ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तो ओनली ब्रह्मपुत्र नदी थी। अब हम इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं, अभी आ रहे हैं, इसमें रिसेंटली क्वेश्चन आया है तीस्ता नदी को लेकर, तो इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियों में सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो आप इनका नाम जरूर याद रखना। नदियों की, मतलब जो भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आती है दिहांग।
दिहान के बाद में आती है दिबांग, दिबांग के बाद में आती है लोहित, लोहित के बाद में आती है कोपिली, दिहान, दिबांग, लोहित और कोपिली। अब देखते हैं इसकी मतलब जो हिमालय की तरफ से नदियां जो मिलती है उनको उत्तर की नदियां, और ये थी पश्चिम या पूर्व की नदियां। इसमें सबसे पहले आती है सुबनसिरी, सॉरी एक रिवर का नाम और रह गया। यहाँ पे आती है लोहित के बाद में आएगी धनसिरी, धनसिरी। आप जो मैपिंग है रिवर वाला, रिवर सिस्टम की मैपिंग है उसको ओपन करके देखना, अगर कोई रिवर ना मिले तो उसको अंडरलाइन कर लेना या फिर बना लेना। इसी प्रकार से आपको याद करना है दिहान, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। दिहान, दिबांग, लोहित और धनसिरी और कोपिली। फिर उसके बाद में आती है यहाँ पे सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद में आती है कामेंग, फिर उसके बाद में आती है मानस, मानस के बाद में आती है मानस के बाद में आती है संकोस, उसके बाद में आती है रेडार और जलधारा। जलदाका। फिर उसके बाद में आती है एक और आती है जो कि सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में सम्मिलित होती है, वह है तीस्ता, तीस्ता रिवर। यह सिक्किम से निकलती है। जेमू ग्लेशियर से जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर में मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के बाद में क्या है, नामचा हरवा के समीप यूटर्न लेती है। यूटर्न यांगोक की ग्लेशियर जो दर्रा है, यांगयोक दर्रा है, उसके समीप से यूटर्न लेती है। मानसरोवर झील से लेकर नामचा पर्वत तक की ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र है जो कि असम तक इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना होता है। और यह पद्मा से जब यह जमुना और पद्मा का सम्मिलित रूप होता है, पद्मा में मिल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, मेखला कहा जाता है। मेखला नदी आगे जाके ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो अगर पश्चिम से लेके इसको पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले आती है तीस्ता नदी। तीस्ता के बाद में जलदाका, रेडार, संकोच, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। अभी तीस्ता का जो आरएस वाले एग्जाम है उसमें तीस्ता का पूछा गया था कि ये किसकी सहायक नदी है। तो उसमें घाघरा थी, सिंधु थी और सतलज नदी थी और ये ब्रह्मपुत्र रिवर थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे पहले दिहान, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली।
फिर उसमें आता है सुबंश्री, कामेट, मानस, संतोष, रेडा और जलडाका। फिर आते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में इसमें जो सिक्किम से निकलती है वह मिलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे लास्ट में निकलती है तीस्ता। उसके बाद में एक रिवर और है जो पद्मा और जमुना दोनों में सम्मिलित होती है, वह है मणिपुर से निकलती है। मणिपुर से निकलती है। मणिपुर से निकलने के बाद में उसका नाम बराक नदी है। मणिपुर के बाद में जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो सुरमा नाम से जाना जाता है। फिर आगे जब भी यह आगे प्रवेश करती है तो मेघना नाम, बांग्लादेश में इसको मेघना भी कहा जाता है। मेघना नदी जब जमुना और पद्मा में सम्मिलित रूप से, जमुना और पद्मा को सम्मिलित रूप से जमुना कहा जाता है। जब मेघना नदी जमुना में प्रवेश करती है तो इसको मेघना रिवर कहा जाता है। और आगे जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना नदी ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन ये बने कि ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना या पद्मा नदी में लास्ट में, सबसे लास्ट में एंडिंग, मतलब सबसे लास्ट में मिलने वाली रिवर है वह है बराक, जो कहां से निकलती है, मणिपुर से। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज आप भी एक या दो बार अगर रफ में बनाएंगे ना तो पूरा कंप्लीट आपको याद रहेगा, कभी भूलने की समस्या नहीं होगी। अगर भूल भी जाओगे तो एक बार अगर आप ओपन करोगे और आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले है मानसरोवर झील। मानसरोवर से यह निकलती है और नामचा बरवा अरुणाचल में प्रवेश करती है। यांगयोंग दर्रे के समीप से, और यह अरुणाचल में जाती हुई असम में प्रवेश करती है। असम के बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है, वो तो आप सबको पता ही है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में शिलोंग का पठार और पूर्वांचल की पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है। जब यह वर्षाकालीन वर्षा होगी तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इस कारण से इसमें बाढ़ आती है, तो इसे असम का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मानसरोवर से लेके नामचा पर्वत है, इसको क्या कहा गया है, सांगो। फिर उसके बाद में इसमें जो पूर्व या दक्षिण से जो नदियां प्रभावित होती है उसमें है सबसे पहले दिहांग, उसके बाद में है दिबांग, फिर आती है लोहित, उसके बाद में धनसिरी, धनसिरी के बाद में आती है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो धनसिरी को, धनसिरी, कोपिली, फिर उत्तर से आएगी इसमें धनसिरी के समीप ही आएगी। धनसिरी के बाद में इसमें आती है सुबनसिरी, सुबनसिरी, फिर आती है इसमें कामेंग, उसके बाद में आती है मानस,
संकोच। इस प्रकार से ये नदियां हैं सिंधु नदी की। फिर आती है सिक्किम से आएगी तीस्ता नदी, सिक्किम से जेमू ग्लेशियर से जेमू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो इस प्रकार से मैंने फिर से रिवाइज करवाया है। दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कोपिली है। फिर इसमें अगर आप बना, मैंने कैसे याद किया था कि जरा जरा संकोच, जरा संकोच मन से कर, सुबनश्री। जरा संकोच मन से कर सुबनश्री। जरा यानी जरगा का, रा यानी रेडार, संकोच यानी संकोच, मन मन यानी मानस, और कर यानी कमेंट और सुबनश्री। इस प्रकार से मैंने याद किया था। अगर आपके अलग से ट्रिक है तो आप मुझे भी कमेंट्स करके बताइए, और आपके लिए तो आसान होगा ही फिर ट्रिक वाला। तो ये थी, फिर से मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो तीस्ता, जलढाका, रेडार, संकोच, मानस, कामेंग और सुबनश्री। कोपिली, धनश्री, लोहित, दिबांग और दिहांग। इनमें से तीन में भी क्वेश्चन आते हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? दिहांग, दिबांग, लोहित। मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसे देते हैं कि दिहांग, दिहांग, लोहित, धनश्री ये किसकी सहायक नदियां हैं, आपको रिवर के नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से इनको आप जरूर याद करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रेडार और जलढाका, तीस्ता। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र रिवर कंप्लीट होती है। आप इसको एक दो बार रफ में उतारना, उतारने के बाद आपको 100% याद हो जाएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको याद करवाने की, लेकिन एक दो बार आप फिर भी रिवाइज कर लेना। और जो रिवर इसमें नहीं है, मतलब अगर मैंने जो रिवर बताई है आपके पास अगर आपको मैप में नहीं मिल रही तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना। तो वह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह याद रखना दो राज्यों में बहती है, एक है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा है असम में, और तीन देशों में बहती है, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र रिवर कंप्लीट हो गई। कल हम देखेंगे या तो गंगा नदी तंत्र देख लेंगे, और गंगा नदी तंत्र ना देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट करेंगे। दोनों में से एक देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि आगे मैं भी आप किसी और की भी हेल्प कर सकूं। आपके द्वारा ही सही किसी की और की भी हेल्प हो जाएगी अगर आसान ट्रिक रहेगी तो।